नमस्कार मित्रों, आज से हम बायोलॉजी का अध्ययन करने जा रहे हैं और बायोलॉजी का अध्ययन करते से पहले हम उसके कुछ अर्थ और उससे संबंधित कुछ शाखाओं और उसके विकास में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने बायोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब बताइए। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अध्ययन का मतलब क्या है? किसी भी विषय पर निष्पक्षता के साथ उसका समीक्षा करना, उसका विश्लेषण करना, उसका मूल्यांकन करना और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि उसे वैज्ञानिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित भी करना, एक विषय के रूप में, एक पुस्तक के रूप में और एक इस प्रकार से व्यवस्थित क्रमबद्ध करना कि व्यक्ति जीरो से लेकर उसके अंतिम परिणाम तक पहुंच सके। तो वैसे ही आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, अर्थात जीवों के अध्ययन की। तो जीवों का व्यवस्थित क्रम से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीव का मतलब क्या होता है बच्चों? जीव का मतलब क्या है? जो सजीव हमें चारों तरफ नजर आ रहे हैं, मतलब उनमें जीवन है। जीवन है मतलब उनमें कोशिका होगी, उनमें उत्सर्जन का भी गुण होगा, उनमें वृद्धि विकास का गुण होगा, उनमें प्रजनन का गुण होगा। बताइए बच्चों। तो जो प्रजनन करते हैं, जो श्वसन करते हैं, जो कोशिका रखते हैं, जो वृद्धि विकास करते हैं, जिनके शरीर की स्वयं में मरम्मत हो जाती है, जैसे कि आप देखेंगे ये पेन है। जब ये पेन हमने लिया होगा तब भी ये पेन इतना ही रहा होगा, परंतु जब हम बचपन में मतलब हम जब पैदा हुए होंगे तो हम धीरे 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 इतने से थे, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज इतने बड़े हो गए। तो बताइए ये गुण किसमें है? जिसमें है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? सजीव। और दूसरी तरफ इसमें आपने देखा कई सेल दिखाई रही, कोशिका दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही। हमारे अंदर कोशिकाओं की कमी नहीं है, हम तो कोशिकाओं का एक समूह है। कोशिका ही हमारी जीवन का क्या है? आधार है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो याद रखें कि सजीव उसे कहते हैं, सजीव उस गुण को कहते हैं जिसके अंदर उत्सर्जन का, प्रजनन का, जिसके अंदर वृद्धि विकास का क्या हो, गुण मौजूद हो, तो हम उसे सजीव कहते हैं। इस हिसाब से आसपास आप जितने भी वस्तुएं देख रहे हैं वो सब निर्जीव है, अर्थात उनमें कोशिका नहीं है, अर्थात उनमें वृद्धि विकास करने का गुण नहीं है, उनमें प्रजनन करने का, उनमें उत्सर्जन करने का गुण नहीं है, मरम्मत अपने अपने शरीर की मरम्मत करने का गुण नहीं है। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं कि सजीव तो हमने समझ लिया कि सजीव किसे कहते हैं बच्चों। सजीव उसे कहते हैं कि जिसमें ये सब गुण मौजूद हो। तो बताइए इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो अरस्तु जी ने इसका अध्ययन किया। यूनान के दार्शनिक थे जिन्होंने, इनके अंदर यह ज्ञान डेवलप हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तरीके से आसपास जितने भी सजीव हैं, जीव जंतु, उनका अध्ययन करना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने 500 जीव जंतुओं का, लगभग 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया। और अध्ययन करके ही ऐसा नहीं है कि उस अध्ययन को उन्होंने रेस्ट जाने दिया, अपनी मेहनत को, बाकायदा उन्होंने एक किताब भी लिखी। इस 500 जीवों पर किए गए अध्ययन को एक बुक में समाहित किया और इस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। आपको पता है एनिमिलिया, एक एनिमिलिया मतलब जीव जंतु। तो जीव जंतुओं पर किए गए अध्ययन को अपनी बुक में समाहित किया। आगे चलकर वही थियोफ्रस्टस ने वनस्पति मतलब पादपों पर अध्ययन किया। पादप मतलब पेड़ पौधों पर अध्ययन किया, इसी से प्रेरणा लेकर। और उन्होंने बकायदा 500, लगभग 500 पेड़ पौधों पर अध्ययन करके अपनी इस अध्ययन को एक पुस्तक के रूप में समाहित किया, हिस्टोरिया प्लांटोरम। बाद में आने वाले जो वैज्ञानिक थे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेमार्क और ट्रेवेरिनियस जैसे, तो उन्होंने इसी अध्ययन को विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। और वहीं हिस्टोरिया एनिमेलिया को जो अरस्तु ने बुक लिखी थी उसका ही आगे इन्होंने बकायदा विश्लेषण करके, अध्ययन करके उसे जंतु विज्ञान के एक विषय के रूप में डेवलप किया। तो वहीं इन दोनों ने मिलकर जो हिस्टोरिया प्लांटोरम था, थियोफ्रास्टस की बुक, उसी को इन्होंने वनस्पति विज्ञान के रूप में डेवलप किया। तो याद रखें बच्चों कि लेमार्क द्वारा और ट्रेवेनियस द्वारा अरस्तु और थियोफ्रास्टस के काम को ही आगे बढ़ाया गया। और बकायदा ऐसा नहीं कि दोनों ने लोगों ने अपना क्रेडिट लिया हो। उन्होंने बकायदा कहा कि अरस्तु ही किसके जनक है? जंतु विज्ञान के, क्योंकि इन्होंने जंतुओं पर सबसे पहले क्या किया था? अध्ययन किया था। और वहीं वनस्पति पर सबसे पहले अगर किसी ने मेहनत करके काम किया है तो वो थियोफ्रास्टस थे। तो उन्होंने जंतु विज्ञान का जनक, पादप विज्ञान का जनक किसे कहा? थियोफ्रास्टस को, क्योंकि इन्होंने वनस्पति पर कार्य किया। तो जो वैज्ञानिक थे लेमार्क, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि वो खुद क्रेडिट ले लें, उनकी पुस्तक और उनके लेख को, उनके नाम को पुस्तकों से हटा दें। थी, उनकी ईमानदारी थी। और यही नहीं, जब इन दोनों को मिलाकर जंतु और वनस्पति विज्ञान को एक शाखा के रूप में डेवलप करते उन्होंने बायोलॉजी नाम दिया। लेमार्क ने इसे बायोलॉजी नाम दिया और बायोलॉजी के जनक के रूप में अरस्तु को स्थापित किया, क्योंकि अरस्तु जी ने ही सबसे पहले बायोलॉजी के लिए जंतुओं का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिससे प्रेरणा लेकर आगे चल गए थियोफ्रास्टस ने और आगे चलकर लेमार्क ने। तो सबसे पहले कौन है? अरस्तु जी, अरस्तु जो थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस के बाद लेमार्क। और इसके बाद डेवलप क्या हुई? बायोलॉजी। सबसे पहले डेवलप क्या हुआ? जंतु विज्ञान। फिर डेवलप हुआ वनस्पति विज्ञान और वनस्पति जंतु विज्ञान को मिलाकर फिर डेवलप हुई बायोलॉजी।
जिस शब्द का उल्लेख लेमार्क ने किया और जनक इसके अरस्तु जी, क्योंकि अरस्तु जी ने ही नींव रखी थी, अरस्तु जी ने ही बायोलॉजी की नींव रखी थी, इसलिए जनक के रूप में उन्हीं को इन्होंने क्रेडिट दिया लेमार्क ने। और हम आगे चलते हैं कि भाई इसमें क्या क्या हम देखते हैं। तो बायोलॉजी में हम कुछ विशेष क्षेत्रों में सजीवों का अध्ययन करते हैं, विशेष शाखाओं का अध्ययन करते हैं। इसकी कई शाखाएं मतलब कि बायोलॉजी में आप बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जाकर आप क्या करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम देखें हिप्पोक्रेटस कहते हैं कि मैंने मानव रोग पर अध्ययन किया। मानव रोग मतलब इन्होंने विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्रजातियां थी, जितनी भी सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं और प्रजाति, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु की प्रजाति, उनमें देखा कि भाई इनकी शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के पीछे क्या कारण है। मतलब इनका शरीर विकृत हो रहा है, इनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में कमजोरी आ रही है, ये सक्षम नहीं है पूर्णतः कार्य करने में। इसके पीछे क्या कारण है? जब इन्होंने अध्ययन किया तो कहा कि यह मानव रोग होते हैं मनुष्य को, अर्थात ये कारण मानव में मौजूद रोगों का। तो वही हनीमैन प्राकृतिक रसायन, तो उन्होंने देखा कि हमारे चारों तरफ कई प्राकृतिक वनस्पतियां मौजूद होती हैं और उसी से हम रसायन बनाकर, उसी से दवा बनाकर हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। और ऐसे हम प्राचीन काल में आज भी गाँव में आज भी जनजातियां क्या करती हैं, आज भी उन वनस्पतियों का उपयोग किसमें करती हैं, अपनी प्राकृतिक चिकित्सा में करती हैं, रोगों को दूर करने में करती हैं। आयुर्वेद धन्वंतरी जी ने कहा कि दीर्घकाल तक आप अपने जीवन को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, एक अच्छी जीवन शैली कैसे जी सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को रोगों से मुक्त कराकर अपने जीवन को अच्छा मजबूत बना सकते हैं, आयुर्वेद में कहा गया। तो वही शल्य चिकित्सा सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी और बकायदा इन्होंने शल्य चिकित्सा के माध्यम से बताया कि कोई भी शरीर में सब परेशानी आ जाती है, हमें उसका ऑपरेट करना पड़ता है। मतलब कोई शरीर का भाग खराब हो गया तो उसे काट कर अलग करना, या कोई भाग को जोड़ना, अगर टूट गया है तो जैसे कि हड्डी टूट गई है भाई, या फिर शरीर के अंदर कोई भाग में खराबी आ गई तो उसे निकाल कर सही करना है ना, उसमें टाँके लगाना, चीड़-फाड़ कैसे करना, ऑपरेशन जैसे आज अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, उस शल्य चिकित्सा में सुश्रुत ने बाकायदा इस पर प्रकाश डाला है। वहीं एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन। एंडोस्कोपी की जाती है, जैसे हमारे शरीर में एक पाइप डाल दिया जाता है और पता कर लिया जाता है कि भाई पेट में कहाँ प्रॉब्लम है, तो पेट में छाले कहाँ है, अल्सर कहाँ है, कहाँ पर पथरी है। वहीं वायरोलॉजी जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है, आप सबको पता है वायरस वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की इकाई है बच्चों। क्यों? क्योंकि वो कोशिका के रूप में नहीं होता इसलिए निर्जीव है, क्योंकि सजीव की परिभाषा क्या है, जो क्या हो कोशिका के रूप में हो। और सजीव का मतलब जैसे उसे कोई वातावरण मिलता है सजीव वाला, या कोई कोशिका मिलती है, कोई शरीर मिलता है, तो उसमें वो सजीवों की भांति व्यवहार करने लगता है। इसलिए हम उसे सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। और याद रखना उसका जो चारों तरफ का आवरण होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और साथ में उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम आरएनए डीएनए के रूप में देखते हैं। ठीक है। हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है शैवाल। शैवाल का मतलब आप सबको पता है कि हमारे जब बरसात हो जाती है तो चारों तरफ चाहे कोई काई जम जाती है, हम फिसल जाते हैं। कई बार देखो कई लोग फिसल जाते हैं, मेरे जहाँ छत है उस पर काई जम गई और मैं अभी फिसल गया उस पर, काई से पानी बरसा और पानी जमा था, और वो हरी हरी आपने देखी होगी काई जम जाती है, और उस पर आप चलेंगे तो पैर के और जो जमीन के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या कर पाता, चल नहीं पाता और फिसल जाता है। तो काई आपने देखा होगा जिसे आप शैवाल कहते हैं। ठीक है। तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है छोटी छोटी, जिसमें क्लोरोफिल रहता है, और यही क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में शैवाल के लिए खाना बनाने का काम करता है, खाना बनाने में सहायक होता है। इसलिए शैवाल स्वपोषी है ना, विषम पोषण स्वपोषी है, वो अपना बोध है स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं, अपना आहार स्वयं बनाते हैं भाई, है ना। माइकोलॉजी माइकोलॉजी मतलब आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता, जैसे कवक कहते हैं, जिसमें कवक का अध्ययन, कुकुरमुत्ता टाइप का मशरूम जिसे हम कहते हैं, खाने के भी काम आता है। और कई जगह जो नमी रहती है वहां पर क्या उगाता है, कुकुरमुत्ता टाइप का, छतरी टाइप का उगाता है, उसे हम कवक कहते हैं। और याद रखना लाइकेनोलॉजी का मतलब है जहाँ कवक और शैवाल, बच्चों को जहाँ ये कवक और शैवाल दोनों क्या हो जाए, प्लस हो जाए, मतलब दोनों साथ साथ रहें। क्योंकि कवक क्या कर देगा, कवक में नमी रहती है तो कवक नमी प्रदान करता है, तो वहीं शैवाल भोजन बनाकर कवक को खाना प्रदान करता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग का संबंध रखते हैं, जिसे हैलोटेज या हम लाइकेनोलॉजी कहते हैं, लाइकेन संबंध कहते हैं। परंतु याद रखना बच्चों, जहाँ प्रदूषण SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, वहाँ लाइकेनों के रंग उड़ने लगते हैं, अर्थात वो क्या होने लगते हैं, ना तो वृद्धि विकास कर पाते और ऊपर से उनके रंग उड़ने लगते हैं, वो वाइट दिखने लगते हैं, और वो इस बात का सूचक हो जाती है कि हमारे पर्यावरण में कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यही अगर प्रदूषण बढ़ा तो SO2 क्या करेगा, पानी के साथ, जो पानी है वातावरण में मौजूद, जो वाष्प के रूप में जब पानी बरसेगा तो उसके साथ यही SO2 क्रिया कर लेगा, H2SO4 के रूप में क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ आएगा, जिससे क्या होगी, कौन सी वर्षा होगी बताइए बच्चों, अम्लीय वर्षा होगी। तो याद रखिए, तो लाइकेनोलॉजी शैवाल और कवक का जो सहजीवी है, जीवी संबंध है, उसका इस्तेमाल हम किसमें करते हैं बच्चों, पर्यावरण
पर्यावरण के प्रदूषण के सूचक के रूप में। तो वहीं एंथोलॉजी का मतलब पुष्पों का अध्ययन। मैंने एक पुष्प बनाया हुआ है, हम इस पर पुष्प पर अलग से चर्चा करेंगे। पुष्प भी किसी वो पेड़ पौधे का प्रमुख भाग होता है, क्योंकि पुष्प ही क्या करता है, पुष्प ही इसमें मादा जननांग और नर जननांग दोनों होते हैं, मेल और फीमेल के दोनों जननांग होते हैं, और पुमांग जायंग जिसे बोलते हैं, और यही अंग क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, और निषेचन से बीज और फलों को प्रोड्यूस करते हैं। तो किसी भी जो पौधा है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है उसका पुष्प होता है। हम इस पर एक दिन चर्चा करेंगे, कैसे बीजांड कहाँ रहता है, वर्तिका क्या है, वर्तिका क्या है ना, परागकोश क्या है, और इसमें परागकण है ना, इस पर चर्चा करेंगे कैसे परागण की क्रिया होती है और वो बीजांड के अंदर पहुंचकर बीजों के साथ निषेचन होता है और उससे बीज बनता है और बीज से फल का निर्माण होता है। इस पर एक दिन अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर हम कुछ बायोलॉजी की शाखाओं को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और उन पर चर्चा करेंगे। आज हमने कुछ शाखाओं की बात की और बायोलॉजी का अर्थ और बायोलॉजी के विकास में अरस्तु, थियोफ्रस्टस और लेमार्क जैसे लोगों की भूमिका को भी समझने का प्रयास किया, उनके जनक देखे बायोलॉजी के, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।